हेलो भाई। मेरा नाम बंसलाल। मैं आपके सामने क्लास 12th आरबीएससी बोर्ड राजस्थान राजनीति विज्ञान की पहली पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति, इसका पहला अध्याय है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। इसके कुछ शॉर्ट नोट्स और बड़े बड़े प्रश्न बनने वाले उनके आंसर भी साथ में आप बना सकते हैं, जो आपके बोर्ड के एग्जाम बहुत ही महत्वपूर्ण काम आएंगे। इसमें आप आसानी से छोटे छोटे नोट्स मिलाकर याद कर बड़े 4 नंबर के 6 नंबर के प्रश्न आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए आगे, ये पहला पार्ट है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। इसमें आपको पहले अपने देश की आज़ादी के बारे में और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिए गए भाषण, भाग्यवती से चिर प्रतीक्षित भेंट और या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, जो 14-15 अगस्त मध्य रात्रि को प्रधानमंत्री द्वारा संविधान सभा के सत्र में दिया गया था। और आज़ादी की दो बातें, जो भारत में लोकतंत्र की स्थापित करना। ऐसे तो 3 प्रमुख चुनौतियाँ थी, पर दो बातें, भारत में लोकतंत्र की स्थापित करना और गरीबों व कमजोर के हित के लोक कल्याणकारी शासन चलाना। इसमें प्रमुख 3 चुनौतियाँ थी: विविधता में एकता स्थापित करना, लोकतंत्र स्थापित करना और विकास सुनिश्चित करना, जिससे हर व्यक्ति को आर्थिक और राजनीतिक आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से मदद मिल सके। विविधता में एकता, जैसे हमारे देश में कई प्रकार के धर्म, जाति, भाषा आधारित लोग रहते हैं, उनको एक जुट मानना। स्वतंत्रता के समय भारत में बहुत ही विपत्ति आई थी, इसलिए देश के सामने बहुत ही बड़ी चुनौती थी सबको देश में लोकतंत्र स्थापित करना। अगली है विविधता में एकता। यह अलग बोली, भाषा, जैसे धर्म, संस्कृति, कई प्रकार की विविधताएं हो सकती है, इसमें एकता बनाए रखना। लोकतंत्र को कायम करना, जैसे संविधान के प्रति नागरिकों को गुजारना करना, कानून की समझ देना। आगे देखते हैं विकास सुनिश्चित करना। आर्थिक विकास सुनिश्चित करना, गरीबों के खात्मे के लिए कारगर नीतियों को तैयार करना। गरीबी खात्मा करने के लिए, जैसे देश में गरीबी खत्म हो सके उसके लिए। और आगे आएंगे दक्षिण पंथ और वामपंथ। वामपंथ में आते हैं, बता देता हूँ कि वामपंथी ये एक ऐसी विचारधारा है जो आर्थिक असमानता का विरोध करती है, श्रमिकों का हित करती है। जैसे ये है कि ये किसी भी निजी काम को समर्थन नहीं करती है। इसमें राज्य का हस्तक्षेप होगा, राज्य के हाथ में पूरा कार्य होगा। राज आगे देखिए कि दक्षिण पंथ और वाम पंथ में अंतर दिया गया है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। इसमें छोटे छोटे 1 नंबर के अवशब्द खाली जगह कुछ भी बन सकते हैं। लघुत्तरात्मक, अतिलघुत्तरात्मक, दीर्घोत्तरात्मक, कुछ भी प्रश्न बन सकते हैं। ये फैज अहमद फैज, इनका भी आ सकता है कुछ कि इनका जन्म कहाँ हुआ, ये कैसे आदमी थे, इनकी पुस्तक, कहानी, कुछ भी आ सकता है। और आगे देखिए विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास, में भी अंतर बताया गया है। मुस्लिम लीग द्विराष्ट्र संघ की बात किसने की थी? इसका उत्तर है कि मुस्लिम लीग। आगे भारत पाक विभाजन, विभाजन की प्रक्रिया, इसमें फ्रंटियर गांधी की जगह गया, जो कि खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा गया था। इसमें आपको छोटे छोटे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे।
जो आप बोर्ड परीक्षा में आसानी से मिलाकर 4 नंबर के 6 नंबर का आंसर कर सकते हैं। आगे देखिए, मानव इतिहास के सबसे बड़ी स्थान स्थानांतरण में से एक था, जो बहुत ही भयानक थी। कई लोगों की जाने गई, लगभग 80 लाख लोग विस्थापित हुए और 5 से 10 लाख लोग मारे गए, जिसमें जो कि बहुत ही त्रासदी भरी थी। इसमें आ सकता है कि हमारे देश में कौन से दो इलाके थे जहाँ त्रासदी भरी विस्थापन हुआ अधिक। उसमें पंजाब और बंगाल सबसे भयावह स्थान थे। आगे आएंगे कि 1951 में जनसंख्या में भारत में कुल कितनी मुस्लिम आबादी थी, जो कि 12% थी। राजौड़ों का विलय रजवाड़े विलय उस समय आज़ादी से पहले भारत दो भागों में विभाजित था। एक तो ब्रिटिश प्रांत और र- दूसरा रजवाड़े देशी रियासतें। ब्रिटिश प्रांत जो कि ब्रिटिश सरकार के अधीन था, और रजवाड़े जो ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में देशी राजाओं के अधीन थे, जो कि आंतरिक शासन स्वतंत्र राजा के हाथ में था। इसमें आगे अ, रावण और आपको बता दें कि इसमें कई समस्याएं भी थी। ब्रिटिश सरकार ने घोषणा कर दी थी कि आज़ादी के बाद जो भी राजा रियासत चाहे तो भारत में रह सकती है, या पाकिस्तान में रह सकती है, या फिर स्वतंत्र भी रह सकती है। इससे कि देश में बहुत ही देश को अलग अलग भागों में तोड़ने की साजिश थी अंग्रेजों द्वारा। लेकिन हमारे ऐसे कई बड़े नेता रहे जिन्होंने इस चाल को चलने नहीं दिया, और देश को एक तंत्र एक कड़ी के रूप में बांध कर रखा, जो कि ये अंग्रेजों की घोषणा के बाद सर्वप्रथम त्रावणकोर के राजा ने स्वतंत्रता की मांग की, और उनके पीछे पीछे अगले ही दिन हैदराबाद के निजाम ने घोषणा कर दी कि हम भारत के साथ नहीं हैं। और उसके बाद भोपाल के नवाब ने भी संविधान सभा में शामिल नहीं हुए, जो कि ये साफ जाहिर करता था कि वो भारत के साथ मिलना नहीं चाहते थे। और ये इसमें भी प्रश्न आ सकते हैं कि पहला पहले राजा कौन थे जो स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, या फिर हैदराबाद के राजा को क्या कहा जाता था, या निजाम किसको कहा जाता था। ऐसे कई छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं। आगे है सरकार का नजरिया। नजरिया अलग अलग प्रकार का था। जो भारत के अंतरिम सरकार के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत के एकीकरण में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका कहा जाए तो इनकी है। अगर ये नहीं होते तो भारत आज कई हिस्सों में बटा होता है, बल्कि भारत के बीचों बीच भी अलग अलग देश होते। आपको हैदराबाद जाने के लिए अलग वीज़ा चाहिए होता, या पंजाब जाने के लिए अलग वीज़ा, जम्मू कश्मीर जाने के लिए अलग वीज़ा, अलग अलग देश बन जाते। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की बदौलत आज हमारा देश एक अटूट और मजबूत देश बना हुआ है। और आगे आप पढ़ सकते हैं कि बाद में छोट बाद में कई छोटे बड़े रजवाड़े थे, और बाद में शामिल होने से पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए कई राजाओं ने, और इस विलय पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता था। इसमें मणिपुर, हैदराबाद, कश्मीर तथा जूनागढ़, जो कि कठिनाई से हुए, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा इन्हें भी साथ में लिया गया। और आगे देखते हैं
कि निजाम ने 1947 नवंबर को एक साल के लिए यथास्थिति बहाल समझौता किया। उनका कहना था कि एक साल के लिए रुकिए आप, हम इस दौरान अपनी अंदरूनी जो भी कमियां हैं वो दूर करके आपको बता देंगे। इस दौरान निजाम ने अपने निजाम के विरुद्ध एक तेलंगाना किसानों ने बहुत ही बड़ा आंदोलन छेड़ दिया। आंदोलन के खिलाफ राजा ने एक अर्धसैनिक बल, जिसे रजाकार कहा जाता था, जो बहुत ही क्रूर था, रजाकार ने कई सभी घरों में लूटपाट मचाई। जो गैर गैर मुस्लिम थे, कोई भी हो सकते हैं, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, क्रिश्चियन, कोई भी मुस्लिम के अलावा, सभी के यहाँ जाके लूटपाट की, मारपीट की, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किए और कई क्रूरतापूर्वक कार्य किए। इसको देखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक बड़ा फैसला लिया। उस समय उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के तहत 1948 सितंबर में भारतीय सेना ने हैदराबाद में आगमन किया और तत्पश्चात निजाम ने आत्म और कई समय वहाँ पे रुक के इन अर्ध रजाकारों को मौत के घाट उतारा। उसके बाद भारतीय सेना ने वहाँ पर अपना कब्जा किया और उसके पश्चात निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद मणिपुर का विलय। ये हैदराबाद और मणिपुर, ये कहानी आप किताब में पढ़ सकते हैं। किताब में पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। ये एक बार पढ़ेंगे आप पूरा पैराग्राफ तो आपको आसानी से याद होंगे। मणिपुर का विलय कुछ इस प्रकार होगा कि कुछ दिन पहले हैदराबाद से कुछ दिन पहले या उसके आसपास मणिपुर राजा बोधचंद्र सिंह ने इस आश्वासन पत्र पर हस्ताक्षर किए कि मणिपुर की आंतरिक स्वतंत्रता बरकरार रहेगी। ये मणिपुर भारत के साथ है, लेकिन वो अपने आंतरिक सरकार खुद चलाएंगे। और इसमें आप बुक में देख सकते हैं कि चित्र बना है जो कि राजा भगत सिंह एक किसान के ऊपर बैठा है और पंडित सरदार वल्लभ भाई पटेल उनके आगे जा रहे हैं और कुछ किताब मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे आप ये सिर्फ ये दे दीजिए और बाकी सब आप अपने हाथों में रखिए। जो कि एक एक पत्र था। उसमें कई ऐसे कागज थे, जो विदेश मामलों प्रतिरक्षा संचार, जिसमें विदेश मामले सरकार भारतीय सरकार चलाएगी। आगे देखिए, मणिपुर पहला राज्य। उसके बाद राजा ने वहाँ पे एक कई लोगों के आंदोलन के बाद वहाँ पे एक मताधिकार जो भारत का पहला सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, बता दिया जाएगा कि ये उस समय 21 वर्ष जो मत देने के अधिकार था, उसमें न तो किसी धर्म, जाति, वर्ग, लिंग के आधार पर वोट देने सभी को वोट देने का अधिकार था। उस समय कोई भेदभाव नहीं था कि महिलाएं वोट नहीं देगी, ये वोट नहीं देंगे, बड़े नहीं देंगे, छोटे नहीं देंगे। 21 वर्ष से ऊपर जो भी भारतीय है वो वोट दे सकते हैं। और उसके बाद है विशाल आंध्र आंदोलन, जो आप पॉइंटों में देख सकते हैं। ये विशाल आंध्र आंदोलन ये लगभग 4 नंबरों का आ सकता है या 3 नंबरों का, जो कि आप पॉइंट में लिखेंगे। पहले ऊपर लिख दीजिए विशाल आंध्र आंदोलन निम्नलिखित के कारण निम्नलिखित हैं। ये आप
तीन चार पाँच पॉइंट पॉइंट लिखेंगे तो आप आसानी से नंबर पा सकते हैं। उसके बाद बुक में एक छोटा सा बॉक्स दिया होगा, पोएट्री श्री रामुलु, ये जो आपके कंपटीशन में भी अधिक काम आएगा। जो यही बताते हैं कि इनके देश के प्रति इनका लगाव कैसा था, जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़ नमक सत्याग्रह में हिस्सा लिया। आजकल कोई ऐसा नहीं है जो कि अपनी रोजगार छोड़कर अपने देश के लिए कार्य करने लगे। और इसमें आप देख रहे हैं 1952 में 1952 दिसंबर प्रधानमंत्री द्वारा आंध्र प्रदेश को अलग किया गया, जो कि एक अब एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि आंध्र प्रदेश कब अलग राज्य बना। आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं कि 1952। आपको कई जगह दिया होगा, 1953, 56, 58, 51, कुछ भी दे सकते हैं। तो आपको 1952 ही लगाना है। आगे 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया? 1953। और हमारा अंतिम पेपर है कि नए राज्यों का निर्माण। इसमें आप एक कॉपी लीजिए और ये सारणी बना दीजिए, जो कि आप एक दो तीस 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। पहले आगे साल लिखिए, उसके बाद राज्य लिखिए और उस राज्य से कौन से राज्य बने, या फिर उस साल के आगे लिखिए कि इस साल कौन सा राज्य अस्तित्व में आया। जो कि अब वर्तमान में कहा जाए तो लेटेस्ट तो दो जून 2014 ही तेलंगाना है। अभी कई जगह कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में सौराष्ट्र और गुजरात में भी कई जगह है जहाँ अलग राज्य की मांग की जा रही है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों को भेजना ना भूलें, जिससे कि आप आगे और मिलेंगे पीडीएफ। और मैं बता देता हूँ कि ये पीडीएफ आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे, तो मैं इसे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। व्हाट्सएप चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।